गुड इवनिंग। थोड़ी देर में मैं आऊँगी आप लोग से मिलने के लिए फिर से वहाँ पे, लेकिन कुछ बातें हुई है शुरू और कुछ चीज़ें सर्कुलेट हो रही है जिसके बारे में मुझे लगा कि मैं पहले आपसे डिस्कशन कर लूँ। और ये ज़रूरी भी हो गया है डिस्कशन करना। उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे हमारे पास एक लेटर सर्कुलेटेड होके आया है और वो है जो एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है। आपको पता ही है कि लोग मानते हैं कि एनएसयूआई कांग्रेस का है और एबीवीपी बीजेपी का है। ये होके आई है और बहुत आश्चर्य की बात ये लग रही है कि हम मुद्दा उठा रहे हैं प्रेजेंट एसएससी में जो करप्शन चल रहा है उसका, और वो उस आदमी पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने अपने समय पर सबसे ज्यादा नौकरी दी, सबसे ज्यादा। और उस समय जितनी पारदर्शिता थी वो खुद फेसबुक में अपने उस पेज के थ्रू वो हमेशा स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते थे और वो एक इतने ऑनेस्ट इंसान थे कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना जो रिटायरमेंट था वो लिया और उसके बाद उन्होंने अपना आगे का फ्यूचर प्लान किया। और उस समय मैं उनसे मैंने संपर्क किया था कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप बच्चों को गाइड करिए सीधा सीधा सामने आके। उसके बाद क्योंकि जब तक उनका कार्यकाल रहा उस समय तक मेरा एक भी फोन कॉल उनके पास कभी जा ही नहीं सकता था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था उनके फोन कॉल्स के बारे में, उनके फोन नंबर के बारे में। उस आदमी पर एबीवीपी उंगली उठा रहे हैं और उनका नेक्सस कोचिंग सेंटर से बता रहे हैं। आप सिर्फ देखिए कि किस तरह से बिल्कुल एक डराया जा रहा है, थर्राया जा रहा है। मतलब मैं जानती हूं बिजनेस मैन को डराना और थर्राना कि कितना आसान होता है। आप उसे डिफरेंट तरीके से आप डरा सकते हो, उसको परेशान कर सकते हो। और यहाँ पर मैं पूरा रिस्क लेती हूँ अपने लाइफ का भी, क्योंकि वो पता है कि ये जो नेक्सस है, जो इतना बड़ा करप्शन स्कैम है, वो इतने 100 करोड़ का है ये कि उनके पास इतना पैसा, इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए वो तैयार रहते हैं। कोचिंग सेंटर ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, इतना गंदा बिजनेस कर रहे हैं कि वो बिजनेस करना पाप है। अरे आप अपना एजुकेशन सिस्टम सही कर दीजिए, कोचिंग सेंटर तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ाते हैं और अपने आप को अपडेट करने के लिए हम लोग टीचर्स, इतना टफ कंपटीशन है, सब लोग दिलों से जुड़ा रहता है कि हाँ बिल्कुल कितना हम लोग क्वालिटी दे। और उसके बाद और इतना टैक्स भरो, आपको नहीं पता है किस तरह से हम लोग को दबा के टैक्स लिया जाता है। और इतना टफ कंपटीशन में हम लोग इतनी कम फीस में ऐसा एजुकेशन देते हैं। आपको नहीं पता सर्विस टैक्स या जीएसटी जो होता है वो आपसे लेना रहता है हमें, लेकिन ऐसा हो जाता है कि हम लोग फीस कम लेते हैं, उसी फीस में हम ये मेंशन कर देते हैं कि अच्छा इसमें 18% वो जीएसटी है और वो हम अपने पॉकेट से पे करते हैं। आप नहीं पता कि हम लोग किस तरह से हम लोग ये बिजनेस चलाते हैं, कितने मुश्किल से और कितने लाखों लाख हम देते हैं टैक्स के रूप में। और उसके बाद सबसे पहले खुराना पे कुछ नहीं हो रहा है, खुराना के पहले भट्टाचार्य ने जो किया है वो कुछ नहीं हो रहा है। आप उसके पहले उनके उंगली उठा रहे हैं जो इंसान ने सबसे ज्यादा पारदर्शिता के साथ सबसे ज्यादा नौकरी अपने कार्यकाल में दिया। मतलब शर्मिंदगी की हद होती है भाई। हम लोग को उठा के आप लोग फांसी चढ़ा दो, उससे अच्छा। मतलब और दूसरी बात है, प्रॉब्लम यही है, डर लगता है। आपको पता है डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पर मेरा पूरा परिवार टिका हुआ है, मेरे ऊपर पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं खुद टीचर हूं। डर लगता है, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से ये प्रोटेस्ट को खत्म करने का। और सबसे पहला कदम तो एबीवीपी ने उठाया है कि सबसे आश्चर्य की बात है कि भाई जो हम सीबीआई मांग कर रहे हैं वो नहीं, वो छोड़ के आप ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, हम
बच्चों की राइट्स का डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम जिन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करने वाले बच्चे पास करें, ना कि वो निकम्मे नकारे लोग जिनके बाप के पास करोड़ों की दौलत है। हम सिर्फ ये चाहते हैं। क्या ये बहुत बड़ा डिमांड है? भाई आपने खुद कहा है कि इंटरव्यू इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें करप्शन था। लेकिन हमारा कहना है कि रिटन एग्जाम के अंदर जो करप्शन है हम आपको सबूत लाके दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा तो कम से कम एक बार देख लीजिए और सीबीआई को दे दीजिए, कहिए कि आप ये देख लीजिए, ये सबूत आपको जो दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो हाथ सबूत देना चाह रहा है उसी को मरोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई राजनीति करें यहाँ आके। सुबह मनोज तिवारी जी आए, उनको हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया, सब बच्चों ने सब कुछ बताया और खाली छोटा सा हमने वो रिक्वेस्ट किया था उनसे, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि पब्लिक टॉयलेट खुलवा दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। आपने मेट्रो भी देखी, मेट्रो भी बंद है, पब्लिक टॉयलेट भी बंद है, लड़कियां वहां बैठी हुई है, लड़के बच्चे बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जहां पर वो बैठे हैं वहां स्वच्छता बनी रहे, लेकिन पब्लिक टॉयलेट तक बंद करा दिया गया आसपास का। मतलब जो बेसिक राइट्स एंड फैसिलिटीज है वो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें डिनाई कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है वहां पर सब कुछ बंद करा दिया गया है, वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा उस इलाके में, बच्चे खुद साफ कर रहे हैं सब कुछ। मतलब देख लीजिए कि बच्चे वहां पहुंचे नहीं, इसीलिए वहां का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, पब्लिक टॉयलेट्स आसपास का सारा बंद कर दिया गया है। हमने यही कहा कि भाई हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम आप पब्लिक टॉयलेट यहां पर चालू करवाइए। वो बंद कर दिया गया। जो गद्दे वगैरह रखे थे वो हटवा दिया गया। रात में बच्चे जमीन पे सोए हैं, सड़क पे सोए हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है खाने पीने तक की जो चीजें वो पहुंचाने में हमें दिक्कत हो रही है। मतलब पूरी तरह से इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, भाई हम लोग ऐसा क्या क्राइम कर दिए, जो बच्चे हैं वो क्या क्राइम किए? वो सिर्फ कह रहे हैं भाई हम मेहनत करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ एक जेन्युइन कमीशन दे दीजिए जो हमें हमारे मेहनत के अनुसार हमें बस आप नौकरी दीजिए। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। सब लोग बिजी है पॉलिटिक्स में, पूरा का पूरा एकदम खुशी मनाई जा रही है कि हाँ भाई हम तो चाहते हैं आप पूरा कामयाब हो, पूरे देश में आपका नाम हो। लेकिन जिन युवा ने आपको जिताया है भाई, हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ये सोच के कि बीजेपी सरकार आएगी तो करप्शन खत्म होगा। ये हम लोगों ने, बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्योंकि हम लोग के बहुत बहुत उम्मीद थी कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जिस तरह से नौकरियां कम हो रही है, सबके पास नई बिजनेस करने की क्षमता होती है। बात क्या है कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम 3 सितारा यूनिफॉर्म पहने, हम यूनिफॉर्म जॉब में रहे और हमारे पास, फादर के पास कोई बिजनेस या स्टार्टअप करने का ना औकात है हम लोहारी और ना ही हमारे फादर के पास पैसा है। इसीलिए आप कम से कम, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं अगर, तो हमें नौकरी दे दीजिए, बस इतना ही तो चाह रहे हैं। और जेन्युइन तरीके से नौकरी दे दीजिए। इसमें क्या बहुत बड़ा डिमांड है जिसको लेके इस तरह से कि पब्लिक टॉयलेट बंद कर दो ताकि लड़कियां सबसे पहले उठ के वहां से भागें, फिर लड़के भी परेशान हों। उसके बाद आप वहां छतरी पहुंचने नहीं दे रहे हैं कि धूप में गर्म होंगे, वो बेहोश हो गए। आज हमारे साथ एक लड़का वहां पे काफी देर तक घुमा, बाद में अचानक हम लोग दौड़े देखे कि उसको लेके एम्बुलेंस में जा रहे थे और वो बिल्कुल बेशुद्ध पड़ा हुआ था। भाई छोटे बच्चे हैं, सबको अपने माँ बाप के प्यारे बच्चे होते हैं, आप भी समझिए, क्योंकि ये हम सब तो आप ही के बच्चे हैं ना। और हम अगर कोई इलीगल डिमांड हो तो हमें चौराहे पे गोली मार दो, लेकिन हमारा डिमांड सिर्फ एक ही है कि हमें बस हमारे क्षमता अनुसार हमें नौकरी दे दो। एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, जीडी, एसएससी, सीजीएल, कौन सा एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें धांधली नहीं चल रहा है? भाई नीचे से लेकर यहां तक कि टाइपिंग टेस्ट तक धांधली है, टाइपिंग टेस्ट तक। ठीक है, मतलब हद है। और सिर्फ एक डिमांड है,
भाई सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए। कौन सा बहुत बड़ा डिमांड है। आज मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने कहा मैं समझ नहीं आया, उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग ने सब कुछ समझाया है, आप देखिए वो क्या करते हैं। लेकिन जो हमारी इमीडिएट रिक्वेस्ट है सरकार से, सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज आप नहीं बंद करिए। दूसरी बात है, कुछ सीएचएसएल के स्टूडेंट्स का एग्जाम शुरू हो रहा है, उनका यही कहना है कि एग्जाम दे कि नहीं दे। देखिए बात क्या है, आप एग्जाम नहीं देंगे तो प्रॉब्लम एक चीज होगा, जो लोग एग्जाम देंगे, क्योंकि देखिए चोर उचक्के तो एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि सेटिंग पूरी है, आप एग्जाम देने जाएंगे नहीं। तो मेरा एक ही चीज कहना, अगर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तब तो उनका और केक वॉक हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। एग्जाम दीजिए, क्योंकि हम आज वहां पर भी हमने कहा कि हम सिर्फ 3 डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ 3 डिमांड। पूरा कंप्लीट जितना एसएससी के एग्जाम से, उस पर सीबीआई इंक्वायरी, राइट फ्रॉम जीडी से लेकर अप टू स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सारे एग्जाम्स का। पहला, टाइम बाउंड सीबीआई इंक्वायरी फर्स्ट। सेकेंड, जब तक ये सीबीआई इंक्वायरी चले तब तक खुराना जी को सस्पेंड रखा जाए, क्योंकि जो प्राइमा फेसाई हम लोगों ने एविडेंस दिया है वो एविडेंस काफी है। अगर अभी का एविडेंस अगर नहीं मानती है सरकार, तो कम से कम मैंने जो सीपीओ एसआई का पेपर लोड किया था अपने फेसबुक में और एमटीएस का किया था, उसको तो मानेंगे ना। वो तो ऑफलाइन एग्जाम था और वो एग्जाम के पहले पेपर लोड हो गया था और खुराना साहब के समय का ही था। उनको मान के कम से कम उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए तब तक के लिए, जब तक ये पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हो पूरा इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा, तब तक जितने एग्जाम्स के डेट्स आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उन सब को पोस्टपोन किया जाए। बस ये 3 हमें चाहिए और हम कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे। एक प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तभी प्रॉपर हो सकता है जब वहां पे पद में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो सस्पेंडेड हो और वो किसी भी तरह का कोई चीज से छेड़छाड़ ना कर पाए। ये हमारा सिर्फ इतना ही है। दूसरा है कि खुराना साहब का एक सबसे मैंने जो आदत देखी थी, एमटीएस का पेपर जब हमने फेसबुक पे डाल दिया उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि मैं ये चीज कर रही हूं और मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब एग्जाम कैंसिल होगा तो बच्चे और आएंगे। खुराना साहब, एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसका बैच बनता ही नहीं है। वो आपकी मेहरबानी से सीजीएल वाले बच्चे भी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं। मतलब समझ लीजिए, जो इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो चपरासी बनने को भी तैयार है। इसीलिए बता दूं, एमटीएस बनने के लिए कोई यहां पर बैच नहीं बनता। मैं अगर पैसा हम लोग को कमाना है तो हम लोग बाहर बच्चों को बांट देते हैं वो पेपर, तो हम ज्यादा कमा लेते हैं। हम फेसबुक पर सिर्फ इसलिए डाले थे, क्राइम ब्रांच भी अच्छी तरह से समझती थी कि हम इसलिए डाले थे क्योंकि हम चाहते थे उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। पहले से पेपर आउट कैसे हुआ ये बताइए, क्योंकि अगर पेपर होने के बाद अगर हम डालेंगे, कहेंगे ये तो पेपर हो गया, अब ये क्या सबूत है। इसलिए मैंने उसके पहले पेपर डाला। मुझे खुद भी कंफर्म नहीं था कि वो पेपर किसका है, मेरे पास कौन सा पेपर आया। बच्चों ने भेजा है कि मैडम लग रहा है पेपर आउट हो गया है, क्योंकि कोई कह रहा था कि यही पेपर है, तो हमने डाल दिया। हमसे क्राइम ब्रांच वालों ने ही कहा कि आपको पुलिस को देनी चाहिए थी, आपको सीधा फेसबुक पर नहीं डालना चाहिए था। मैंने कहा भैया माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं इतना नहीं जानती थी कानून। तो ठीक है, अगली बार से हमारे पास आएगा तो मैं आपको ही दूंगी। पोस्ट ऑफिस का आया, पोस्ट ऑफिस का भी हमने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू दिलवाने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो भी मैंने डाल दिया। अब देखिए पोस्ट ऑफिस का तो एग्जाम का रिजल्ट वगैरह सब कुछ निकल रहा है। उसके बाद से मैंने कान पकड़े, भाई मैं क्या करूं। अगर मैं बच्चों का साथ देती हूं, कल मेरा कोई साथ दे ना दे, मैं कहां तक अपने आप को संभालूंगी, क्योंकि मेरा आपको पता ही है 3 साल से क्या स्ट्रगल कर रही हूं मैं। एक एम्पायर बनाया और किसी ने छीन लिया, वो भी पुलिस के बदौलत छीना गया। क्योंकि पुलिस ने उस समय हमें साथ दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पुलिस अगर मेरा साथ देती, पुलिस मजे ले रही थी क्योंकि पैसा उसे खिलाया जा रहा था। ठीक है, सबसे मेन चीज है कि यहां पर हमें मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन ने भी उसमें कोई हेल्प नहीं किया। लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई एक बदमाश होता है, एक चोर होता है, एक कहीं पर रिमोट में बैठा हुआ कोई कोचिंग इंडस्ट्री, ये सब चीजों में अगर शामिल है तो आप ऊपर से नीचे तक सबको शामिल कहिएगा तो ये गलत बात होगी। इसीलिए अगर 1-2 लोगों ने, पुलिस में भी, मैं हमेशा पुलिस का मैं यही सम्मान करती हूँ, यही कहती हूँ उनको कि भाई आप लोग में कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देखिए आप लोग सब बदनाम होते हैं। लेकिन पुलिस, सबसे आश्चर्य की बात है कि वहां पे जो पुलिस खड़ी है वो
वहाँ पे सीजीओ में, उनको आज सुबह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई यहाँ लेडीज बैठी है, आपके भी यहाँ पर कांस्टेबल्स खड़ी हैं लेडीज, कम से कम यहाँ आप मेट्रो का वो खुलवा दीजिए, कम से कम टॉयलेट्स का अरेंजमेंट करवा दीजिए। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया है किसी ने कि हम यहाँ पर टॉयलेट का इंतजाम करा रहे हैं, मूवेबल टॉयलेट है मैम, लेकिन यहां तक लाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसको लगाने के लिए परमिशन चाहिए। भाई स्वच्छ भारत के लिए हम बात करते हैं और यहां पर टॉयलेट्स जो बाहर से भी लाके अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी परमिशन चाहिए और पुलिस अब परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है पानी और टॉयलेट बंद कर दो तो बंदा अपने आप भागेगा वहां से। लेकिन कहां तक भागेंगे आप इस चीज से, क्योंकि सभी जगह पे ये जो क्रांति है सभी जगह फैल रही है। मैं सिर्फ बच्चों को एक ही चीज समझा रही हूं कि बेटा देख लो, प्रोटेस्ट को बिल्कुल शांत रखना, वहां पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे जो इसका फायदा उठा के पूरा का पूरा मामला खराब करेंगे, शांत रखना। मैं जितनी वहां टीचर्स मौजूद है सबसे एक ही चीज अपील कर रही हूं, वो बच्चे हमारे हैं, कहीं कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा भी वहां पर किसी भी हालत में, सब पेशेंस लूज करेंगे और गुस्सा होंगे। इसीलिए सबसे पहले देखो, जो आप लोग कह रहे हो, डिमांड कर रहे हो ना कि वेंडर चेंज करने का, वेंडर तो अंदर जाएगा भैया अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया, चेंज की तो बात ही छोड़ो, ठीक है, चेंज की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि जिस तरह से वहीं से बहुत सारा करप्शन हो रहा है तो वो तो वेंडर तो चेंज होगा ही होगा। हमारा जो आपको कह रही हूं, मैं यही कह रही हूं कि सिर्फ एक मांग है, सीबीआई इंक्वायरी, बस। उसके बाद का तो सारा का सारा मामला ही अपने आप खुलेगा। और हमारा एक ही चीज कहना है कि आप सीएचएसएल का एग्जाम नहीं छोड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी बात है कि वहां पर जो साफ सफाई है मेंटेन करिए बच्चे, आपका काम है, अपना गंदगी खुद उठाना, कोई शर्म की बात नहीं है। सारे वहां पर मैं भी आऊंगी, वहां कुछ भी कूड़ा कचरा होगा मैं भी साथ में उठाऊंगी आपके। दूसरी चीज, कल से मैं अकेले वहां पर एक टाइम का खाना का इंतजाम करूंगी, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है तो कुछ समझ भी नहीं आता है कब किस टाइम कितनी भीड़ होगी। तो एक टाइम का, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है शाम का खाना का इंतजाम, क्योंकि कारीगर बनाते बनाते 3 साढ़े 3 बजा देते हैं और वहां पहुंचने में 4 हो जाएगा। तो एक टाइम का खाना का इंतजाम अकेले मेरे तरफ से होगा। बाकी टीचर्स से भी उम्मीद करती हूं मैं कि कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भी कुछ वहां पर इंतजाम करिए। कई टीचर्स वहां पे दिन रात जमे हुए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि बच्चों को कम से कम एक मोटिवेटेड रखें और शांत रखें। प्लीज आप लोग का सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वहां टीचर्स जो मौजूद है, कि आप लोग बच्चों को बिल्कुल प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाए रखने में, आप वहां पे माँ बाप है बच्चों के, उनको शांत रखिएगा। दूसरा है कि एक औरत होने के नाते मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कोई सोचती भी हूं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर उनको सड़क पे बिठाओ। सड़क पे बैठी हैं लड़कियां, क्यों बैठी हैं? अगर बताइए, मैं बेटी हूं, मैं खुद सोचती हूं कि एस मेरी माँ अगर ये सोचती कि 25 लाख रुपया में इसको नौकरी भी दिलाऊं और 25 लाख में इसकी शादी भी करूं, क्योंकि 25 लाख में नौकरी पाने के बाद बेटी को कुछ तो देके विदा करना है ना, तो शादी भी करूं। उससे अच्छा छोड़ो यार, कम से कम शादी ही कर दो, क्योंकि शादी तो करना ही पड़ेगा। शादी तो आप मना नहीं कर सकते कि बेटी की शादी हम नहीं करेंगे, हमने उसको नौकरी दिलवा दी तो इसका मतलब है कि बेटी तो डबल बोझ हो गई। तो फिर काहे को हम बेटी पैदा करें? बताइए, क्यों बेटी पैदा करें और क्यों बेटी को बचाए और क्यों बेटी को पढ़ाए? अगर बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो उनको नौकरी भी तो दिलाना है, और नौकरी वो अपने मेहनत से लेने को तैयार बैठी है, फिर भी कमाल की बात कर रहे हैं सब। और हमारा कहना है कि भाई अगर हमारा डिमांड गलत है तो हमें आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। डिमांड गलत नहीं है तो हाथ जोड़ के विनती है, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। बहुत छोटे बच्चे हैं और जिस तरह से बेहोश होते हैं ना, तो बिल्कुल दिल कांप जाता है। सब माँ बाप की औलाद है और सबके माँ बाप बहुत दुखी होंगे। कुछ को तो पता ही नहीं होगा कि उनके बेटे यहाँ पर आके सड़क पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद डरते हैं कि घर में बताएंगे ना मैम तो घर वाले बहुत डरेंगे और दिन भर मेरी माँ परेशान रहेगी, इसलिए बताना ही नहीं चाहते। आधे बच्चे के माँ बाप को पता ही नहीं होगा कि वो सड़क पे बैठे हैं। मैं तो माँ बाप से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनका साथ देना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मेहनत का नतीजा चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। मैं पूरा साथ में हूं, आपके पूरे साथ में हूं इस
में। और मुझे पता है कि जिस तरह से मैं साथ दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगी, बेटा तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले आँच हम टीचर्स पे आएगा। कहा जाएगा कि आप लोग का द्वारा ये था, और उसके बाद ये पूरा देशद्रोह का मामला बना देंगे, क्योंकि वो पूरा वहाँ पे प्रोटेस्ट अगर थोड़ा सा भी वायलेंट हुआ तो। अपने पर कंट्रोल रखना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। बस मैंने कहा था ना, आपको बहुत पहले कहा था, गुस्सा सही जगह निकालो। मेरे में अंदर भी बहुत गुस्सा था, मैंने सही जगह निकाला, देखो कामयाब हो गई। तुम लोग भी गुस्सा सही जगह निकालोगे। जरा सा भी वायलेंस नहीं हो चाहिए मुझे, ठीक है? खुश रहो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और जल्द ही फिर वहां पहुंचूंगी। थैंक यू।